अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर काम कर रहे थे, सही है ना? ठीक, तो आज उससे आगे काम करना शुरू करें। और पिछले वाले क्लास में बोल के गए थे कि अब आगे ठीक इस पर एप्लीकेशन पर काम करना शुरू करें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर, और साथ साथ सर्टेन न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर, सही है ना? ठीक, तो इसे पहला लिखो, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चेक कर। इसमें स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी पहले से हम लोग बातें जान रहे इसलिए हो जाना चाहिए। क्या था, चेक करो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, क्लियर? ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, ये वेक्टर ई, और ये वाला वेक्टर एफ। ठीक है, वो समझ लेना रेगुलर हेक्सागन है। समझ में आई बात ना? ये बात समझ लेना कि ये रेगुलर हेक्सागन है। कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार हेक्सागन बना रहा हूं, स्क्वायर बनाया जा सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है। ठीक, मैं एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, चेक करो। पहले वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है। ठीक है, वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट होगा, जिसे मैंने R1 लिखा। कोई दिक्कत? यानी R1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिखा रखे। अब सोचो, R1 वेक्टर के हेड पर वेक्टर सी का टेल है, R1 वेक्टर के हेड पर वेक्टर सी का टेल है। ठीक, तो R1 वेक्टर के टेल से वेक्टर सी के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसे R2 वेक्टर लिखते हैं। क्लियर? यानी R2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर सी। क्लियर? अब वेक्टर R1 क्या था? वेक्टर R1 वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, यही तो होता। अच्छा, फिर चेक करो, R2 वेक्टर के हेड पर क्या D वेक्टर का टेल है? ठीक है, यानी R2 वेक्टर के टेल से D वेक्टर के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सही है, यानी क्या लिख सकते थे? R2 वेक्टर के हेड पर, यानी R2 वेक्टर प्लस वेक्टर डी। नहीं, ठीक, तो R2 वेक्टर की वैल्यू क्या आया? वेक्टर A प्लस बी प्लस सी। यानी इसे क्या लिख सकते थे? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। क्लियर? चलो नेक्स्ट, R3 वेक्टर के हेड पर क्या वेक्टर E का टेल है? R3 वेक्टर के हेड पर वेक्टर E का टेल है, तो R3 के टेल से
वेक्टर ई के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो क्या डायरेक्टर कौन सा है? एफ। तो लिखो वेक्टर एफ वेक्टर ई, यही ना। अब R3 वेक्टर क्या था मेरे भाई? ये था, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, यानी वेक्टर ए बी सी डी ई का फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? एफ। फिगर के अनुसार। क्या जो बोले क्लियर है? समझ में आ रहा बात कि फिगर के अनुसार ये वाला पोर्शन, फिर मान लो स्क्वायर में काम कर लेते हो। सोचने में क्या जाता है स्क्वायर में, ऐसे फिर ज्यादा लंबा खींचेगा, एक स्क्वायर वाला समझा देते हैं। मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और ये वाला पोर्शन वेक्टर डी। अब सोचो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मे बी R1 ठीक। तो R1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आया? अब सोचो R1 वेक्टर के हेड पे क्या वेक्टर सी का टेल है? ठीक। इट मींस R1 वेक्टर के टेल से वेक्टर सी के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट होगा, तो क्या डायरेक्टेड डी है? वेक्टर डी ऑलरेडी डायरेक्टेड है, वेक्टर सी लिखे फाइनली। क्लियर? ठीक है, लिखे इसे। चलो भाई नेक्स्ट लिखोगे साइक्लिक वेक्टर। साइक्लिक वेक्टर साइक्लिक वेक्टर। ठीक, फिर कह रहा हूं ये आप जानते हो, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये थिंकिंग और ये अप्रोच तो सीखते जाना है ना, कि हमको क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक, फिर बोल रहा हूं ये आता है, चलो चेक करते हैं। अरे यार मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब थोड़ा फील आएगा कि एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, मिटा दिए क्या करें। चेक करो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, ठीक, ये वेक्टर ई, और इस बार ये वाला पोर्शन वेक्टर एफ। ठीक, याद रखना मैंने इस बार एरो ऐसे लगाया है। ठीक, पिछली बार जो पॉलीगन वाले पार्ट में था, है ना, जो पॉलीगन वाले पार्ट में हम लोग काम कर रहे थे उस तरफ वेक्टर ऐसा था। ठीक, क्लियर? तो चेक करो फिर से वही लैंग्वेज, वही सारी कहानियां यार। वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होता रिजल्टेंट वेक्टर होता। यानी क्या इस वाले पोर्शन को R1 वेक्टर लिखे? ठीक, और ऑलरेडी ऑलरेडी क्या लिखे थे? वेक्टर R1 मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैं ऑलरेडी काम कर रखा था, टाइम बचता मेरा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब सोचो R1 वेक्टर के हेड पर वेक्टर सी का टेल है, तो
R1 वेक्टर के टेल से वेक्टर C के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा वो रिजल्टेंट होगा, जिसे मैं R2 बोल रहा हूं। क्लियर? तो फील करें, वेक्टर R2 मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C। ठीक, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C करा चुके ऑलरेडी। अब सोचो, R2 वेक्टर के हेड पे वेक्टर D का टेल है, तो R2 वेक्टर के टेल से वेक्टर D के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट इज R3। गुड। R3 वेक्टर को क्या लिखते हैं? R2 वेक्टर प्लस वेक्टर D। अच्छा, R2 किसके बराबर? जिसके बराबर लिख ले, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। नहीं, सही है ना भाई? अच्छा, अब लास्ट जो साइक्लिक वेक्टर को समझने की जरूरत थी, चेक करो, वेक्टर R3 के हेड पर वेक्टर E का टेल है, वेक्टर R3 के हेड पर वेक्टर E का टेल है, तो वेक्टर R3 के टेल से वेक्टर R3 के टेल से वेक्टर E की तरफ जो वेक्टर डायरेक्टेड होगा, तो चेक करो, वेक्टर R3 का टेल इधर और E इधर, तो ये वाला वेक्टर डायरेक्टेड होगा, होगा कि नहीं होगा? फील करना। टेल यहां, तो मैंने जानबूझ के थोड़ा फिगर गंदा ना हो इसलिए बगल में बनाया है। ठीक, तो मैंने बोला वेक्टर R3 के हेड पर वेक्टर E का टेल है। ठीक, तो वेक्टर R3 के टेल से वेक्टर E के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होता है रिजल्टेंट वेक्टर होता है। गुड। अब इस तरफ के वेक्टर का नाम क्या? F। तो इस तरफ का क्या हो जाना चाहिए? माइनस F। अरे अपोजिट है ना मेरे भाई, इस तरफ प्लस F तो इस तरफ माइनस F। तो लिखो, क्या लिखता? माइनस F रिजल्टेंट वेक्टर है किसका? वेक्टर R3 और वेक्टर E का। सही है। ठीक, इसको इस तरफ लेके चला जा मेरे भाई, तो इधर क्या आएगा? जीरो वेक्टर। ठीक, इधर क्या हो गया? लिख दे, वेक्टर A, वेक्टर B, C, D, E और इधर वाला F। क्लियर? समझ मारी बात? यानी साइक्लिक वेक्टर का नेट रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगा? कभी भी पूछ दे तो साइक्लिक वेक्टर का नेट रिजल्टेंट क्या होगा? अच्छा, ऐसा लिखो ना, नेट रिजल्टेंट ऑफ साइक्लिक वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। दैट इज, याद कर, बताए थे, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। क्लियर ही? ठीक है, लिख लें इसे। क्लियर है ये साइक्लिक वेक्टर? नेक्स्ट लिखें, सबस्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबस्ट्रैक्शन सबस्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो इसमें भी लंबा चौड़ा तामझाम किया जा सकता है, समझ मारी बात, लेकिन
मेरा ऐसा कराने का कोई मूड नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है। रीजन सीधा सीधा, ये कोई कोई रूल और कोई लॉ नहीं है। ठीक है। जैसा पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, तो चलो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ लेते हैं। ठीक। ये एक टाइप का एडिशन ऑफ वेक्टर का ही ऐसा सोचे, ये एक टाइप का एडिशन ऑफ वेक्टर का ही एप्लीकेशन है। क्या जो बोले समझ में आ रहा? ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम लोग को दिमाग लगाना है। ठीक। फिर भी समझना तो है ही। चेक करो, मान लीजिए वेक्टर ए ये था। क्लियर? सही है। वेक्टर बी ऐसा था। ठीक। अब आप खुद सोचें, माइनस ऑफ वेक्टर बी किस तरफ होगा? प्लस ऑफ वेक्टर बी इस तरफ है, तो क्या माइनस ऑफ वेक्टर बी का डायरेक्शन इस तरफ होगा? ठीक उल्टा। क्लियर? वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, यानी ये माइनस ऑफ वेक्टर बी होगा। ठीक। वेक्टर में पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पे वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, क्या ये वेक्टर ए होगा? अच्छा, अब सोचते हैं, वेक्टर ए के हेड पर क्या माइनस बी वेक्टर का टेल है? देख लो फिगर में, वेक्टर ए के हेड पर क्या माइनस बी वेक्टर का टेल है? सही है ना? क्लियर? तो पहले वेक्टर के यानी वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो चेक करें, ऐसा होगा? नहीं। क्लियर? तो रिजल्टेंट वेक्टर का स्टेटमेंट क्या बताए थे? चेक करो ना, वेक्टर आर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। अरे यही ना होता? सही है। तो अब तुम खुद सोचो, नॉर्मल लॉजिक, प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस। तो ये तो मैथमेटिकल है ना, ये तो मैथ है ना मेरे भाई। ठीक, ये तो फिजिक्स का है। क्लियर? है? अब लोग इसको प्रूफ भी कराने लगते हैं, बहुत सारे लोग, कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ये एप्लीकेशन है। ये मीनिंग ये कि अगर जो हमको एडिशन ऑफ वेक्टर करने आता है ना, तो हम लोग को सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी करने आता है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, कि अगर जो हमको एडिशन ऑफ वेक्टर आता है तो हमको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी आता है। क्लियर? समझ में आ रही बात? रीजन, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को कोई तामझाम नहीं करना है। क्लियर ना? ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे। चलो भाई, फर्दर काम करना शुरू करें। लिखोगे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द
following graph, sorry, following vector graphically. क्लियर? पहला पहला लिखोगे ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. क्लियर? ठीक है. दूसरा ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कुछ भी 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट. ठीक है. तीसरा ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर कॉमा कुछ भी 60 डिग्री क्या लिखे वेस्ट ऑफ साउथ, कुछ ऐसा. ठीक है. वो कुछ भी मान लिया मैंने, है ना. तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. लिटरली सोचो था क्या क्वेश्चन, है ना. आसान है, टफ नहीं है. ठीक. सबको इंडिविजुअली रखना. और ये जो सोच रहे हो कि मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैं इसमें किसी लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं. समझ में आ रहा है ना. ये लैंग्वेज जब आप आगे बढ़ोगे, स्पेशली रिलेटिव वेलोसिटी, स्पेशली, ठीक है, वहां पे खूब मिलेगा. समझ में आ रहा है ना. ठीक. तो पहले से तैयार रहे यार. रेस्ट तो इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा वो तो करेंगे ही करेंगे. चेक कर. पहला क्या था? ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर. ठीक. तो अगर जो यूज करें कुछ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ इस तरफ, साउथ इस तरफ, ईस्ट और वेस्ट. क्लियर ना. ठीक. लैंग्वेज चेक करना और जो बोल रहा हूं उसे ध्यान रखना. ईस्ट ऑफ नॉर्थ. क्लियर? ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो क्या करना है? वेक्टर किस में होना चाहिए? ईस्ट ऑफ नॉर्थ में. ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना. ईस्ट ऑफ नॉर्थ. जैसे ही ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट नॉर्थ दिख रहा, सही है ना. ईस्ट नॉर्थ दिख रहा, क्या करना है? कोई वेक्टर इसमें होगा, नॉर्थ और ईस्ट में. डेटा बोला 60 किलोमीटर, लिख देना, है ना. अब मेन मतलब ये था मुझे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. क्लियर? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. क्लियर? तो चेक करना बाद में क्या लिखा है. नॉर्थ हमेशा याद रखना, पहले बोल दे रहा हूं. 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ठीक. लैंग्वेज में मिलेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे सभी लोग. ठीक है. इसमें कोई इफ बट ना करें. ठीक है. बाद में क्या लिखा है? नॉर्थ. ठीक. तो नॉर्थ को बेस लाइन बनाए. क्या जो बोले क्लियर है? नॉर्थ को बेस लाइन बनाए और किसकी तरफ मूव करें? ईस्ट की तरफ. जो बाद में लिखा है उसे बेस लाइन बनाए. क्लियर? और मूव किधर करें? ईस्ट की तरफ. यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट कितना एंगल? 30 डिग्री. नॉर्थ को बेस लाइन किधर मूव करें? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, यानी इधर. ये एंगल कितना दिया?
30 डिग्री। कुछ फील आया? क्लियर? जो बाद में दिया है उसे बेस लाइन बनाए और दूसरे की तरफ मूव करें। ठीक, चलो। इसके बाद मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट। पहले का सॉल्यूशन खत्म हो गया यार, ठीक है। दूसरे का सॉल्यूशन चेक करें। ये वाला पार्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर? अच्छा, क्या डेटा है? साउथ वेस्ट। ठीक, तो साउथ वेस्ट तुरंत क्या पकड़ में आता है? साउथ इधर, वेस्ट इधर, यानी वेक्टर इसमें होगा। जो लिखा है लिखना 20 किलोमीटर। अच्छा, फिर से फील करो, फील करो। बाद में क्या दिया है? ऐसे इस वाले पोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साउथ वेस्ट रहे, क्या कहते हैं, ईस्ट नॉर्थ दे दे, नॉर्थ ईस्ट दे दे, कुछ भी ऐसा लैंग्वेज, ठीक है। तो वैसे एंगल वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, इसका कहने का मतलब होता है 45 डिग्री, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। ठीक, कहीं साउथ वेस्ट लिख दे, नॉर्थ ईस्ट लिख दे, होता है ना, ठीक है। और बहुत बार सुने भी होंगे लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसा सुनते हैं ना भाई, ठीक है। तो जब सुनते हैं तो उसका कुछ मीनिंग है फिजिक्स में। क्या मीनिंग है वो भी तो पकड़े, ऐसे ही हवा में उड़ जाए। क्लियर? तो चेक करो, 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट, बाद में क्या है? वेस्ट, बाद में क्या है? वेस्ट। ठीक, तो बेस लाइन किसको बनाएंगे? वेस्ट को, वेस्ट बेस लाइन। किसकी तरफ जाएंगे? साउथ की तरफ। तो ये एंगल कितना? 45 डिग्री। क्लियर हुआ बात? नॉर्मल सी बात, ठीक है। तीसरा चेक कर लो यार, या वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख देते ना, इसको चेंज करते हैं थोड़ा, ऐसे फिर इसी में आ जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सोचो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें करा दिए है ना, तो फिर उसी में लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर ना? तो चेक करें, क्या था? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, बाद में क्या है? बाद में क्या है? नॉर्थ। ठीक, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी किस में जाना चाहिए? इसमें जाना चाहिए। कितना? 40 किलोमीटर, लिख दे 40 किलोमीटर। ठीक, बाद में क्या है? नॉर्थ। तो बेस लाइन किसको बनाए? नॉर्थ को। मूव किधर करना है? वेस्ट की तरफ। ये एंगल कितना? 60 डिग्री। कुछ फील आया? ठीक है, इस लैंग्वेज का जो मीनिंग निकलता है, कुछ फील आ रहा? ठीक है, लिखें। चलो, लिख लिए होंगे। थोड़ा सा परेशान करेगा इसका न्यूमेरिकल शुरुआत में, फिर मजा आने लगेगा। क्लियर? मीनिंग ये कि अभी आप इसका लैंग्वेज नहीं सीखे हैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे जैसे लैंग्वेज सीख लोगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, टू इक्वल वेक्टर्स, टू इक्वल वेक्टर्स have their
resultant have their resultant equal to either at what angle, both the vectors are inclined. क्लियर? ठीक है, तो चेक करो, अगर जो आपको लैंग्वेज से बातें क्लियर है, ठीक है, चेक करो इसे। फिर बोल रहा हूं, अगर जो मैं इसका डेटा बेस्ड क्वेश्चन दूंगा ना, ठीक है, तो डेटा बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन दूंगा तुम्हें आसान फील होगा, तुम धड़ धड़ बना लोगे, एक दो क्वेश्चन कराना शुरू करो तुरंत बना लोगे। तुम्हारा जो क्वेश्चन अटकेगा वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अटकेंगे, ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ने का प्रयास करना। क्या लिखा गया क्वेश्चन में? टू इक्वल वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, यानी अपने तरफ से कोई दो वेक्टर लीजिए, कौन कौन सा? मान लेते हैं ये वेक्टर ए, क्लियर, इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, वेक्टर ए और बी का। अच्छा, रिजल्टेंट को किससे दिखाते थे? आर वेक्टर से। तो चेक करो लैंग्वेज, टू इक्वल वेक्टर, तो टू इक्वल वेक्टर कौन कौन सा हो गया? ए और बी, समझ में आ रहा? दो इक्वल वेक्टर क्या हो गया? ए और बी हैव दियर रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट होता आर, ठीक है, इक्वल टू आइदर, यानी दोनों में से किसी एक के बराबर है, यानी आर या तो बी के बराबर है या फिर ए के बराबर है, यानी ए बी और आर आपस में बराबर है। इसका लैंग्वेज पहले क्लियर हुआ? टू इक्वल वेक्टर्स हैव दियर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, ठीक है, तो दो इक्वल वेक्टर कौन कौन सा मान लिए? ए और बी, क्लियर? अच्छा, हैव दियर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, यानी ए और बी एक रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी के बराबर है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता? कुछ मान लेना, एक्स एनी वन, क्लियर? अच्छा, अब सोचो कौन सा फॉर्मूला? रिजल्टेंट वाला, आर स्क्वायर, या पहले मैं ऐसा लिखता हूं, लेकिन बाद में हमेशा मैं आर स्क्वायर ही लिखूंगा, ध्यान रखना, ठीक। अभी सिर्फ तुम लोग को पिछला पार्ट कोरिलेट करने के लिए ऐसा लिख दे रहा हूं, आर का मैग्नीट्यूड क्या सिखाए थे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ऐसा ही बताए थे ना। अच्छा, आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? एक्स के बराबर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो चेक कर दो, क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर लिखूं? अच्छा, ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर, ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर, ये वाला पोर्शन 2x इंटू एक्स, यानी 2x स्क्वायर cos थीटा, एक्स स्क्वायर मर गया, इसको इधर लेके चले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर cos थीटा, फील करो क्या होता भाई? cos थीटा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, ठीक, यानी वैल्यू क्या होता? -1/2, ठीक, यानी थीटा क्या हो गया? 120 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 120 डिग्री, ठीक है, लिख लो। हो गया? चलो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, the and greatest and least resultant of two vectors, the greatest and greatest and least resultant of two vectors acting at a point is 10 Newton and maybe 6 Newton. Full stop. Now we are increasing both the vectors by 5 Newton. Both the vectors by 5 Newton and acting at 90 degree. Find the new resultant of the vectors. क्लियर? ठीक है, सोचो थोड़ा इसके बारे में, क्या कर सकते हैं आप लोग, चेक करो लैंग्वेज क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, ठीक, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम, यही ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट क्या, याद करो, अगर जो हम वेक्टर ए और बी लेते, वेक्टर ए और बी लेते, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, याद करना, ठीक। अच्छा सोचो, मैथ्स बनाना है ना, तो क्यों वेक्टर ए में इतना करेंगे, सिखाए थे। मैक्सिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, आर मैक्सिमम, ऐसा लिखता हूं, ए प्लस बी, ठीक है। तो चेक करो, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कितना, 10 न्यूटन, यानी 10 ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अच्छा, लीस्ट, लीस्ट कहने का मतलब क्या, मिनिमम, तो आर मिनिमम ए माइनस बी, सिखा रखे, ये वैल्यू कितना 6, यानी ए माइनस बी, कोई दिक्कत, क्लियर ना। तो चेक करो, दोनों को सॉल्व करोगे, यानी a प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2, तो चेक कर डायरेक्टली, अच्छा चलो कर ही देते, a प्लस बी था और 6 a माइनस बी था, दोनों को जोड़ोगे b और b मर गया, तो ये वाला पोर्शन 16 2a, तो a की वैल्यू कितना 8, ठीक, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 न्यूटन,
ठीक है, क्लियर है ये? अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो सोचो। नाउ वी इंक्रीजिंग बोथ द वेक्टर्स बाय 5 न्यूटन। नाउ वी आर इंक्रीजिंग बोथ द वेक्टर्स बाय 5 न्यूटन, यानी एक नया वेक्टर बनाते हैं ए डैश, ठीक, उसको क्या करना था, a+5, क्वेश्चन ने कहा, ठीक है, क्वेश्चन ने कहा a+5, ठीक, तो चेक करो a की वैल्यू कितना, 8 + 5 13 न्यूटन, होगा क्या, सही है ना? वैसे ही सोचो b डैश b+5, ठीक, तो b कितना, 2 + 5 7 न्यूटन, ठीक। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्टिंग एट 90 डिग्री। अब जो नया है वो कितने पर एक्ट कर रहा, 90 डिग्री पर, यानी क्वेश्चन कह रहा है ए डैश परपेंडिकुलर है बी डैश के, बोला है ना, वेक्टर ए डैश परपेंडिकुलर है वेक्टर बी डैश के, ठीक। तो नया रिजल्टेंट, तो नया रिजल्टेंट क्या बताते, जब 90 डिग्री होगा तो आर डैश रूट ओवर ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर, यानी ए डैश की वैल्यू कितना, 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कैलकुलेट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, इफ टू वेक्टर्स have their magnitude ratio 3:5, ठीक है, and having resultant of 28 unit, two vectors are inclined at an angle of 60 degree. Find the vectors given, ठीक है, सोचो इस क्वेश्चन को,
हो गया होगा ये सॉल्यूशन। चेक करो, टू वेक्टर्स हैव दियर मैग्नीट्यूड रेशियो 3:5, यानी क्या सोच सकते हैं, अपने तरफ से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया 3:5, यही दिया ना, यानी क्या अपने तरफ से माने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ऐसा क्वेश्चन 10th में बनाया होगा तुम लोग, 3x होगा और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5x होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला एंड हैविंग रिजल्टेंट 28 यूनिट, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट की वैल्यू दिया 28, ठीक, कोई दिक्कत, तो चेक करें अब, और दोनों के बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री, इतना कुछ तो दे दिया, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, फाइंड द वेक्टर्स गिवन, तो ये ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या कौन है वो निकालने को कह रहा, तो चेक करो, इसका फार्मूला क्या बताए थे, क्या लिख सकता था ऐसा, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, क्या ये 28 होता, ठीक। अब जो जो डेटा गिवन है उसके अनुसार से काम कर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। ए का मैग्नीट्यूड 3x, तो क्या इसे ए स्क्वायर लिखेगा तो 9x स्क्वायर, या बी का 5x, इसे क्या लिखता 25x स्क्वायर, फिर चेक करो +2 ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 5x, और इधर 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, ठीक है, जल्दी कटने वटने के लिए। अब चेक करो, अच्छा cos 60 डिग्री था मेरे भाई, वो तो मैं भूल ही गया, cos 60 डिग्री, ठीक। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो यहां 2 और यहां 1/2, ये तो ऐसे ही मर गया यार, ठीक। अब सोचो 15 25 40 9, ऐसा होगा क्या, हाँ या ना, अब सोचो 7 से ये पूरा गया तो यहां 4 होगा, ये 7 से ये जाएगा तो 4 होगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 16, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी अब ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3x था, यानी 12, और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5x था, दैट इज 20, क्लियर, आसान क्वेश्चन तो है यार, लिखे इसे, हो गया, चलो भाई अभी क्वेश्चंस करने हैं,
चलो नेक्स्ट लिखोगे फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन find the angle between vector A and B। ठीक, सीक्वेंस से मैं क्वेश्चन देता जा रहा, तुम सोचते जाओगे क्या क्या हो सकता है। समझ में आई बात ना? यानी इस वाले पोर्शन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अगर जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? सोचो, बनना चाहिए यार। हो गया? चेक करो, मैग्नीट्यूड में दिया है, ए मैग्नीट्यूड में दिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजल्टेंट दे रहा है। सोचो ना, ये और ये चेक करना, क्या बताए थे? वेक्टर आर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये था ना। मैग्नीट्यूड में देंगे तो मतलब क्या, ये हुआ, और इसका मतलब क्या, ये हुआ। जहां लिखना हुआ तो लिखेंगे, लेकिन अलग से जो बात समझनी है वो तो ध्यान रखेंगे ना। सही है ना? कि अगर जो मॉड नहीं देता तो ये होता, मॉड देता तो रिजल्टेंट होता, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होता। ठीक, यानी कभी भी अगर जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे लिख दे, ठीक, तो दिमाग में क्या चलाना है? रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, तो एक काम करते हैं, ऑलरेडी पता है ही, तो ऐसा करें, चेक करो, इसे क्या लिख सकता था? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, इधर क्या लिख सकता था? रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या स्क्वायर कर ले दोनों साइड? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वैसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मर गया। ठीक, इसको इधर लेके चले आए तो क्या ये वाला पोर्शन 4ab कॉस थीटा होगा और इधर 0 होगा? सोच लो, सही है ना? क्लियर? तो चेक करो, अब कॉस थीटा 0 डिवाइडेड बाई 4ab, यानी ये वाली वैल्यू क्या? 0। अब कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा कितना भाई? 90 डिग्री, यानी ए और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये पहला क्वेश्चन, समझ में आ रहा? चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा बुद्धि लगाना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बना जल्दी। चेक करो इस वाले पोर्शन में। ठीक है, वेक्टर किधर दिया है? इस तरफ। तो ये इस टाइप वाला फॉर्मूला कहां लगाओगे? जिधर वेक्टर दिया है उधर ही, इधर नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा? जिस तरफ वेक्टर दिया है उस तरफ लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक, तो चेक करो यहां क्या हो जाता है यार, इसकी वैल्यू क्या ले सकता था? रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab
कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही ना होता, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर क्या करना है ऑलरेडी है नहीं, ऐसा ही होगा ना, मुझे तो यही दिख रहा। ठीक, अब ए स्क्वायर मर गया, बी स्क्वायर मर गया, इधर क्या बचेगा 2ab cos थीटा 0, यानी cos थीटा की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2ab, यानी वैल्यू कितना 0, तो cos थीटा 0 यानी थीटा कितना 90 डिग्री। क्लियर है ये? ठीक, लिख लो इस वाले पोर्शन में आज वाले क्लास में, ठीक है, यही तक रहने देते हैं, है ना। अगले लेक्चर में फिर से वापस यहीं से शुरू कर लेंगे, ठीक है। अभी तो इसमें अच्छे भले हम लोग को प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। और चेक करो, जब मैंने डेटा रखा है तो क्वेश्चन आसान है, जब मैं लैंग्वेज बोलूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में लैंग्वेज दूंगा, कष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी 11th-12th में आने पर आपको सीरियसली लैंग्वेज सीखना है, क्लियर ना, ठीक है। चलो यहां तक अच्छे से दिमाग में बातें रखो, है ना। नेक्स्ट अगले क्लास करें, ठीक है।